नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। आज हम आपको सॉइल मैकेनिक्स का पहला चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। पहले चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो हम आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आज का हम जो है पहला चैप्टर पढ़ते हैं। आपसे एक ही गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला है डेफिनेशन ऑफ सॉइल, यानी अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट के आधार पर सॉइल की डेफिनेशन क्या होती है। तो ये आपके पेड़ पौधों की जड़ें पृथ्वी के सरफेस से जितनी गहराई तक जा पाती हैं उस थिकनेस को हम सॉइल कहते हैं। ये किसके अनुसार है? ये जियोलॉजिस्ट के अनुसार है। जबकि अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चरिस्ट, यानी जो कृषिवेत्ता हैं, उनके अनुसार क्या है कि पृथ्वी के सरफेस पर जितने भाग में पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। यहीं पे अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू इंजीनियर, यानी इंजीनियर के अनुसार सॉइल क्या होती है, तो ये है आपका चट्टान के डिकम्पोजिशन के फलस्वरूप जितनी चीज़ें प्राप्त होती हैं उसे सॉइल कहा जाता है। यानी जैसे चट्टान होती है, चट्टान डिकम्पोज होती है, डिकम्पोज होने के बाद में जो हमें चीज़ प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? सॉइल कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा ओरिजिन ऑफ सॉइल, यानी मृदा की उत्पत्ति। ऐसे पार्टिकल जिनका साइज 80 mm से कम होता है उसे ही सॉइल कहा जाता है। यानी वो पार्टिकल जिनका साइज जो 80 mm से कम होता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। सॉइल के बनने के दो कारण हो सकते हैं। कौन कौन से? चट्टानों के अपक्षय से और पत्तों के छिलकों के सड़ने से। यानी चट्टानों के अपक्षय से, यानी वेदरिंग ऑफ रॉक्स, और नंबर 2 आपका पत्तों के छिलकों के सड़ने से, यानी जैसे पत्ते हुए, छिलके हुए, इन सब के सड़ने से क्या बनता है? सॉइल बनता है। अब है हमारा जियोलॉजिकल साइकिल, यानी जो सॉइल बनती है वो कैसे बनती है। सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। तो सबसे पहले आपका इरोजन या वेदरिंग, उसके बाद में आपका ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद फिर डिपोजिशन, एंड सबसे लास्ट में होता है अपीवल। यानी वेदरिंग का मतलब होता है अपघटित होना, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, और डिपोजिशन का मतलब होता है इकट्ठा होना या फिर जमना, और अपीवल का मतलब होता है अभ्युत्थान। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल वेदरिंग, यानी वेदरिंग कितने प्रकार की होती है? वेदरिंग दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग में क्या है? यह क्रिया केवल फिजिकल एजेंट की वजह से होती है, जिसमें हवा, पानी, बर्फ, दाब, गुरुत्वाकर्षण बल, तापमान आदि फिजिकल एजेंट की तरह काम करते हैं। और फिजिकल वेदरिंग के दौरान प्राप्त डिकम्पोज्ड कण के केवल साइज में परिवर्तन होता है, परंतु उनकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे ग्रेवल, सैंड, बोल्डर एटसेट्रा। यानी ये कहना चाह रहा है कि ये जो फिजिकल वेदरिंग है वो फिजिकल एजेंट की वजह से होता है, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, बर्फ़, दाब, गुरुत्वाकर्षण बल, तापमान, ये सब फिजिकल एजेंट की तरह काम करते हैं। और इसमें जो फिजिकल वेदरिंग में जो डिकम्पोजिशन होता है वो क्या होता है कि इसके साइज में केवल परिवर्तन होता है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे इसमें क्या क्या आते हैं? ग्रेवल आते हैं, सैंड आते हैं, बोल्डर आते हैं। इसमें क्या है कि चट्टानों के फिजिकल वेदरिंग के निम्नलिखित कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, चट्टानों के मिनरल्स का अलग अलग रेखीय प्रसार गुणांक होने के कारण। नंबर 2, तापमान के बढ़ने या घटने के कारण। नंबर 3, प्री लोकेटेड वाटर के जमने के कारण, चट्टानों का डिकम्पोज हो जाने से। और नंबर 4, पेड़ पौधों की जड़ें अंदर जाने के कारण। नंबर 5, हवा और चट्टान के बीच फ्रिक्शन के कारण। और नंबर 6, वाटर यानी पानी और चट्टान के बीच फ्रिक्शन के कारण क्या होता है? फिजिकल वेदरिंग होती है। नेक्स्ट है हमारी केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग जो है ये अम्लीय और क्षारीय रासायनिक क्रियाओं की वजह से फाइन ग्रेन्ड सॉइल की उत्पत्ति होती है। यानी जो केमिकल वेदरिंग होता है इसमें क्या है कि अम्लीय और क्षारीय रासायनिक क्रियाओं की वजह से फाइन ग्रेन्ड सॉइल की उत्पत्ति होती है, जैसे सिल्ट और क्ले। क्ले सॉइल में पानी का इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। और चट्टान की केमिकल वेदरिंग के निम्नलिखित कारक हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, ऑक्सीडेशन, नंबर 2, हाइड्रेशन, और नंबर 3, कार्बोनेशन।
नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिक सॉइल, यानी ऑर्गेनिक सॉइल क्या होती है। ऑर्गेनिक सॉइल पत्तों तथा छिलकों के सड़ने से बनती है। यह देखने में काली होती है और इसमें से एक नाक को चुभने वाली स्मेल आती है। ऐसी मृदा में दबने की क्षमता यानी कंप्रेसिबिलिटी सबसे अधिक होती है। जैसे पीट सॉइल, पीट सॉइल कैसी सॉइल होती है, ये अम्लीय मृदा होती है। जो ऑर्गेनिक सॉइल होती है इसकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे अधिक होती है, इसलिए इसका यूज जो है अधिकतर किसी भी बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए या फिर ब्रिज वगैरह बनाने के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारा रेसिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल, यानी ये दोनों क्या होती है। तो यदि सॉइल चट्टानों से टूटने के बाद उस चट्टान के आसपास ही रह जाती है तो उसे रेसिडुअल सॉइल कहते हैं। और यदि मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है तो ऐसी सॉइल को ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। तो इसमें क्या है कि रेसिडुअल सॉइल की जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी होती है वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल से ज़्यादा अच्छी होती है। नेक्स्ट हमारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल को निम्न प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। कौन कौन सा। नंबर ए एलुवियल सॉइल, नंबर बी एओलिन सॉइल, नंबर सी लैकुस्ट्राइन सॉइल, नंबर डी मैरीन सॉइल और नंबर ई ग्लेशियल सॉइल। तो चलिए अब हम इनको विस्तार से पढ़ते हैं। नंबर ए एलुवियल सॉइल, अ टाइप ऑफ सॉइल विच इज डिपॉजिटेड बाय वाटर इज नोन एज एलुवियल सॉइल, यानी पानी के द्वारा ट्रांसपोर्टेड मृदा, यानी ऐसी सॉइल जो पानी के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रही है तो वो कैसी सॉइल कहलाती है, एलुवियल सॉइल। ये कौन कौन सी होती है, लैकुस्ट्राइन सॉइल होती है और मरीन सॉइल होती है। नंबर एक लैकुस्ट्राइन सॉइल, अ टाइप ऑफ सॉइल विच इज डिपॉजिटेड इन द बॉटम ऑफ लेक इज नोन एज लैकुस्ट्राइन सॉइल, यानी झील की तली में डिपॉजिटेड मृदा। तो जैसे इसमें कौन कौन सी आती है, इसमें सिल्ट आती है। अब यहीं पे हम दूसरे नंबर की बात करें, मरीन सॉइल, अ टाइप ऑफ सॉइल विच इज डिपॉजिटेड इन द बॉटम ऑफ सी इज नोन एज मेरीन सॉइल, यानी समुद्र की तली में डिपॉजिटेड मृदा। तो लैकुस्ट्राइन सॉइल थी वो कहाँ पाई जा रही थी, वो झील की तली में पाई जा रही थी, जबकि ये जो मरीन सॉइल है वो कहाँ पाई जा रही है, वो समुद्र की तली में पाई जा रही है। तो लैकुस्ट्राइन में कौन सा आता है, वो आती है सिल्ट, और मरीन में कौन सी आती है, वो आती है क्ले सॉइल। नेक्स्ट है हमारी नंबर बी एओलिन सॉइल, यानी अ टाइप ऑफ सॉइल विच इज डिपॉजिटेड बाय एयर इज नोन एज एओलिन सॉइल, यानी हवा के द्वारा ट्रांसपोर्टेड मृदा, यानी ऐसी मृदा जो हवा के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रही है तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है एओलिन सॉइल। एओलिन सॉइल में कौन कौन सी सॉइल आती है, वो आती है आपकी लोएस सॉइल और ड्यून सैंड। लोएस सॉइल में आती है आपकी सिल्ट और ड्यून में आती है आपकी सैंड। तो नेक्स्ट है आपकी नंबर सी ग्लेशियल सॉइल, अ टाइप ऑफ सॉइल विच इज डिपॉजिटेड बाय मेल्टिंग ऑफ आइस थ्रू ग्लेशियल इज नोन एज ग्लेशियल सॉइल, यानी बर्फ के पिघलने से डिपॉजिटेड मृदा। तो ऐसी सॉइल को हम क्या कहते हैं, ग्लेशियल सॉइल कहते हैं। इसमें कौन सी आती है, ये होती है टिल और ड्रिफ्ट। नेक्स्ट है हमारा टेलस, ऐसी सॉइल जो किसी पहाड़ या चट्टान की तली में ग्रेविटी एक्शन से, यानी रॉक्स डेब्रिस यानी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा होने के कारण बनती है, टेलस सॉइल कहलाती है। यह कोलोवियल सॉइल की श्रेणी में आती है, यानी ये जो टेलस है वो कोलोवियल सॉइल की श्रेणी में आती है। और कोलोवियल सॉइल कौन सी होती है, वो होती है आपकी ग्रेविटी सॉइल। आगे हमारा कुछ विभिन्न प्रकार की मृदा हैं तो इनको हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें है नंबर एक लूम सॉइल या गार्डन सॉइल, यानी यह सैंड सिल्ट और क्ले का मिश्रण होती है। यानी लूम सॉइल या गार्डन सॉइल कौन सी होती है, इसमें जो है सैंड भी होती है, सिल्ट भी होती है और क्ले भी होती है, ये तीनों सॉइलों का मिश्रण होती है। उसके बाद में नंबर दो पे ब्लैक कॉटन सॉइल, यानी कपास के लिए सबसे उपजाऊ मृदा होती है ये, और इस मृदा में मोंट मोर्लोनाइट मिनरल्स पाया जाता है और इसकी वजह से इसमें फूलने व सिकुड़ने की क्षमता होती है और इसकी बेयरिंग कैपेसिटी कम होती है, क्योंकि ये जो मोंट मोर्लोनाइट मिनरल्स है वो कपासी सॉइल में यानी ब्लैक कॉटन सॉइल में पाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें फूलने व सिकुड़ने की क्षमता हो जाती है बहुत ज़्यादा, और इसी की वजह से इसमें क्या है, बियरिंग कैपेसिटी इसकी बहुत कम हो जाती है। और इसका यूज़ हम बिल्डिंग पर्पस के लिए नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये कम समय में फूलती है, कम समय में सिकुड़ जाती है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, वो आपके क्या कौन कौन से हैं कि यदि संरचना के सभी कॉलम
एक साथ ज़मीन में धंसते हैं तो यह 12.5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं धंसने चाहिए। नेक्स्ट है, यदि सभी पाए यानी कॉलम अलग अलग धंसते हैं तो यह 4 mm से अधिक नहीं धंसने चाहिए। और नेक्स्ट है, क्ले का निर्माण चट्टानों की केमिकल वेदरिंग से होता है, यानी जो क्ले बनती है वो चट्टानों की केमिकल वेदरिंग से बनती है। और बेंटोनाइट मृदा ग्राउटिंग कार्य के लिए प्रयोग की जाती है। आगे है कि काली कपास मृदा में फ्लकुलेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है और कोजनलेस सॉइल में सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर का गुण पाया जाता है और होमोजीनियस सॉइल में सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर का गुण पाया जाता है। यानी काली कपास में कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, फ्लकुलेंट, और कोजनलेस सॉइल में कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, सिंगल ग्रेन, और होमोजीनियस सॉइल में कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर बनता है। तो ये आपका एक पूरा चैप्टर जो सॉइल का पहला चैप्टर था वो लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यदि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।